हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो चैप्टर लिखा हुआ हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इसका पूरा कंप्लीट यानी वन शॉट वीडियो आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ। यानी कि अगर आप तक इसने चैप्टर नहीं पढ़ा, कोई अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका क्या होगा, पूरा चैप्टर ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आप लोग को ये चैप्टर पूरा ही देखना पड़ेगा। अभी लंबा मत सोच के देखना, क्योंकि ये लंबा तो होगा, क्योंकि ये सोच लो कि तुम्हारा एक चैप्टर पूरा है और उस पूरे चैप्टर को एक साथ ही कंप्लीट कर रहे हैं तो थोड़ा तो लंबा होगा। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम लंबा हो, क्योंकि मैं इस लेक्चर मोस्टली वही क्वेश्चंस की बात करूंगा, वही चीजों की बात करूंगा जो एग्जाम पर्पज से क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं केवल और केवल अभी बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, ना कि नीट की। नीट के लिए जब हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से क्लासेस करेंगे। नीट जेईई मेंस की क्लासेस क्या करेंगे, अलग से कंडक्ट करी जाएगी। अभी केवल आप लोग को क्या करना, बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंगली हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वन शॉट ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का संपूर्ण सिलेबस एक साथ एक वीडियो मैजिक कॉन्सेप्ट। बस जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हेलो एल्केन की बात करते हैं। ये हेलो एल्केन होता क्या है, कहते हैं जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं, ये होते क्या हैं, तो देखो नाम में ही छिपा हुआ है, क्या है, हेलो। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है, इनका मतलब होता है हेलोजन। और हेलोजन कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हें क्या कहते हैं हम, हेलोजन ग्रुप ऑफ एलिमेंट, यानी हेलोजन परिवार के तत्व कहते हैं इन्हें। और एल्केन का मतलब होता है यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है आपका यहाँ पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या। और आप लोग को पता होगा कि एक कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, मैथ, दो कार्बन को कहते हैं एच, ऐसे तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन, 10 को डेक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसके लिए हेलो एल्केन का मतलब समझे हम लोग, हेलोजन कार्बन से जुड़ा हुआ। लेकिन किस कार्बन से जुड़ा हुआ, क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तो उसके लिए कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एल्कीन ले लूं, क्या ले लूं, एल्कीन ले लूं। एल्कीन का मतलब क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एल्कीन कहते हैं। अगर मैं इससे क्या करूं, एक हाइड्रोजन को यहां से क्या कर दूं, निकाल दूं, और उस हाइड्रोजन की जगह पर एक हेलोजन, हेलोजन को हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं। जो हेलोजन होते हैं ना, इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, एक्स से प्रदर्शित भी करते हैं। तो अगर मैं क्या करूं, एक हाइड्रोजन को निकालकर उसकी जगह एक हेलोजन जोड़ दूं, तो उस कंडीशन में देखो क्या बन जाएगा, देखो एक हाइड्रोजन से चार है ना, चार में से एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो क्या होगा आपका, एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह पे लग गया हेलोजन, तो यही क्या बन गया हमारा हेलो एल्केन। क्या लिखेंगे, कह सकते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाय द हेलोजन इज नोन एज हेलो एल्कीन। यानी कि बोलेंगे हिंदी में, अगर एल्कीन से एक हाइड्रोजन का विस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्कीन कहते हैं। मैंने इसमें दो कंडीशंस भी बताई थी, अगर आप लोगों ने वीडियो देखे हैं, कि हेलो एल्कीन तभी पॉसिबल होगा जब ये sp3 हाइब्रिड कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ हो, यानी एक कार्बन परमाणु पर हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण जो आना चाहिए वो sp3 संकरण होना चाहिए। देखो एक बॉन्ड, दो, तीन, चार सिग्मा बॉन्ड, चार सिंगल बॉन्ड, चार, जितने सिंगल उतने सिग्मा, तो चार सिंगल बॉन्ड है यानी चार सिग्मा बॉन्ड है। और अगर चार सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता था। मैंने बताया था आप लोग को कि चार सिग्मा मतलब क्या होता है, sp3, तीन सिग्मा का मतलब क्या होता है, sp2, दो सिग्मा का मतलब होता है sp। लेकिन हमें दो सिग्मा का नहीं पढ़ना है, हमें जो जरूरत पड़ेगी इनकी पड़ती है जरूरत। ठीक है, साथ में हेलो एल्कीन वही कंपाउंड कहलाएंगे जो एक ओपन चेन में क्या होते हैं, हेलोजन्स जुड़े हुए
होते हैं। तो ये हेलो एल्कीन की हम लोगों ने ये बात करी है। इसके बाद करते हैं हेलो एरीन क्या होते हैं हमारे। तो हेलो एरीन का जो मतलब होता है वो कहता है हेलोजन, लेकिन अब की बार एरीन शब्द आ गया है और एरीन शब्द का मतलब होता है बेंजीन। एरीन शब्द का मतलब क्या होता है आपका बेंजीन। क्या कहेंगे, यानी कह सकते हैं अगर हम कहें जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ठीक है। तो बेंजीन बनी हुई है हमारी और बेंजीन के हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, होता कि नहीं होता है। अगर मैं क्या करूं, इससे एक हाइड्रोजन को हटाऊं और उसकी जगह पर एक हेलोजन परमाणु को क्या कर दूं, जोड़ दूं। अगर एक हेलोजन एटम को क्या कर दूं, मैं जोड़ दूं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, तो देखो उस कंडीशन में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन की जगह कौन लग गया, एक हेलोजन लग गया। एक क्या लग गया आपका, एक हेलोजन एटम लग गया है। और एक हेलोजन लग गया तो यही क्या कहलाती है हमारी, हेलो एरीन कहलाती है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, हेलो एरीन कहते हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, द रिप्लेसमेंट ऑफ बाइन हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन बाय द हेलोजन इज नोन एज हेलो एरीन। हिंदी में क्या बोलेंगे, हेलो बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा कराने पर हेलो एरीन का निर्माण होता है। तो इसे क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। कंडीशन क्या थी हेलो एरीन के लिए, कंडीशन ए है हेलो एरीन के लिए कि कंपाउंड, जिस कंपाउंड में जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ होगा उस कार्बन का sp2 संकरण होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। जैसे अगर मैं देखूं इसको, यहां पे मैं सर्कुलर इसको ऐसे बना दूं, दोनों का मीनिंग सेम होता है ड्यू टू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। आई होप आप लोग जानते भी होंगे ये चीज। तो देखो इस कार्बन की अगर बात करते हैं, ठीक है, हेलोजन लगा, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा सिंगल बॉन्ड, ये जो लगा नीले कलर से ये क्या है आपका डबल बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड है ना। अगर मैं कहूं मेरे हाथ हैं, ठीक, मेरे हाथ में भी एक पेन है, ये क्या है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, दूसरा लाया हूं उसके, तो दूसरा जो बॉन्ड है यही तो डबल बॉन्ड है, पहले सिंगल, अब दो बॉन्ड हो गए इनके बीच में और दो बॉन्ड हो गए तो क्या कहलाएगा, ये डबल बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। तो इसके पास डबल बॉन्ड है, मतलब इसके ऊपर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि sp2 संकरण है इस कार्बन एटम के पास में, ठीक है ना। इस बात को आप लोग को करना बिल्कुल से याद रखना, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो हेलो एल्कीन होते हैं इनका जो सामान्य सूत्र यानी कि जनरल फॉर्मूला जो होता है आप लोग का, ये आपका क्या होता है, CnH2n + 1 डॉट हेलोजन। ये इनका क्या होता है, ये इनका क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। अब हम लोग जो बनाने जा रहे हैं यानी आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है हेलोजन कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं यानी कि हेलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हेलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण क्या होता है। तो हेलोजन क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन जो डेरिवेटिव होते हैं ये इनको एक्चुअली क्या होता है, दो भागों में बांट दिया जाता है। तो सबसे पहला जो इसका भाग है उसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणु के आधार पर कि उस कंपाउंड में कितने हेलोजन परमाणु क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम क्या है, हेलोजन परमाणु के आधार पर। तो हेलोजन परमाणु के अगर आधार की हम बात करते हैं तो ये क्या होता है एक्चुअली अगर देखा जाए तो हेलो एल्कीन और हेलो एरीन को अगर इनमें देखें तो कैसे होंगे, अगर देखो एक हेलोजन लगा है तो वो कहलाता है मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, यानी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव कहलाता है। जैसे मैं अगर लिख दूं CH3Cl, इसमें एक ही हेलोजन है कि नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो हेलोजन लगे हुए हो तो वो डाई हेलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा, दो हेलोजन व्युत्पन्न कहलाएगा। जैसे देखो CH2Cl, इस पे भी क्या लगा Cl। अब देखो इस कंपाउंड में दो Cl लगे ना, और एक ही कंपाउंड है दो Cl लगे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा द्वि हेलोजन व्युत्पन्न यानी डाई हेलोजन डेरिवेटिव कहलाएगा। इसका एग्जांपल और एक और ले सकते हैं, जैसे लिखा हो CH3CH, दो Cl लगा दें इसी पे। अब इसमें आप ये एक नोटिस करो, इसमें क्या है, हेलोजन जो एटम है ना वो अलग अलग कार्बन पे लगा है और इसमें जो हेलोजन एटम है वो एक ही कार्बन पे क्या है, लगा हुआ है। तो इस छोटी सी बात को याद रखना, अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगे हुए हों, सेम कार्बन पर दो हेलोजन लगे हुए हों, तो उसे कहते हैं जैम डाई हैलाइड। उसे क्या कहते हैं, जैम डाई हैलाइड।
जेम डाई हैलाइड, और इसमें अलग अलग कार्बन पे लगे हैं तो इसे कहते हैं विस डाई हैलाइड। इसे क्या कहेंगे हम लोग? विस डाई हैलाइड। ये आपके कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम भी आपके हैं। फिर आता है आपका क्या थे हमारे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, एक होगा ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब क्योंकि एक हैलोजन रिक्त बनने की हम बात करते हैं। तो जैसे क्या हो, एक ही कार्बन पर 3 क्लोरीन लगा दें, एक ही कार्बन पर 3 क्लोरीन लगा दी या फिर कोई भी हैलोजन लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारे तृतीयक हैलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा। या फिर ऐसा लिख दें CH2Cl, CHCl और CH2Cl। अब इस कंपाउंड में अभी जो 3 हैलोजन लगे हुए हैं तो ये क्या कहलाएगा, वो आपका ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव कहलाएगा। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हैलोजन के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं तो बेंजीन में भी हो जाएगा। अगर एक ही बेंजीन में अगर हमारा क्या है 1 क्लोरीन लगा है तो ये मोनोहैलोअरीन। अगर बेंजीन एटम में क्या है 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं आपके तो ये डाई हैलोजन क्या हो जाएगा, डाई हैलोजन डेरिवेटिव। और एक ही बेंजीन एटम में अगर 3 क्लोरीन अगर एटम आपके जुड़े हुए हैं तो इसे क्या कहेंगे, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम लोग, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव कहलाते हैं। ये तो थे हैलोजन परमाणु के आधार पर। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण के आधार पर। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, संकरण के आधार पर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के आधार पर, ठीक है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली अगर देखते हैं तो 2 टाइप्स के क्या हो जाते हैं आपके, डिवाइड हो जाते हैं। कितने टाइप के डिवाइड होंगे आपके, 2 टाइप्स के डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3 संकरण के आधार पर, और दूसरा होता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि sp2 संकरण के आधार पर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना, बिल्कुल याद रखनी है। लेकिन अगर हम लोग sp3 हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंगली की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी या 1 डिग्री एल्केल हैलाइड। क्या आता है आपका, 1 डिग्री एल्केल हैलाइड। फिर आपका आएगा 2 डिग्री एल्केल हैलाइड। फिर आपका आएगा 3 डिग्री एल्केल हैलाइड, ठीक है। तो 3 तो यही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हुए। और फिर इसमें होता है आपका बेंजाइलिक एल्केल हैलाइड और एक होता है एलाइलिक एल्केल हैलाइड। क्या होता है इसमें, बेंजाइलिक एल्केल हैलाइड और एक होता है एलाइलिक एल्केल हैलाइड। तो अगर हम लोग sp3 संकरण के आधार पर बात करते हैं तो क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बेंजाइलिक और एलाइलिक एल्केल हैलाइड के आपके क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अगर लेकिन sp2 संकरण के आधार बात करते हैं तो ये केवल 2 ही प्रकार के होते हैं आपका। एक तो इसमें क्या कह देते हैं हम लोग, हैलोएरीन कह देते हैं, और दूसरा विनाइल हैलाइड कहता है। कितने होते हैं आपके इसके, हैलोएरीन की बात कर लेते हैं और दूसरा होता है आपका विनाइल हैलाइड। क्या होता है आपका, विनाइल हैलाइड होता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होते हैं, इनको भी थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। इनको मैं रीज कर दे। वैसे आपको, वैसे ना अगर आपको चार्ट बनाना हो तो इसको बना लेना, क्योंकि क्विक रिवीजन है ये, क्विक रिवीजन, क्योंकि 1 शॉट का मतलब ही रिवीजन है। क्विक रिवीजन का मतलब होता है फटाफट एक बार देखो और चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियरली हो जाएंगी, ठीक है। बाकी के लिए मैं इनको डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे याद रखोगे बिल्कुल आपको क्या होगा, ये क्लासिफिकेशन वाला चार्ट पूरा ही एक बार में खत्म हो जाएगा आपको, ठीक है। ड्रा करना है उसको कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। तो देखिए जरा, 1 डिग्री एल्केल हैलाइड किसे कहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कहेंगे हैलोजन एटम जिस कार्बन से लगा हुआ हो उससे एक हैलोजन हो। जैसे क्या है तुम्हारा हैलोजन एटम, ठीक है, जिस कार्बन से लगा हुआ हो उससे केवल एक ही एल्केल ग्रुप हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे 1 डिग्री एल्केल हैलाइड कहेंगे। एक आर लगा तो 1 डिग्री, आर का मतलब क्या है, कार्बन की संख्या 1 2 3 4, साइड चेन, बेंजीन, कुछ भी हो सकता है उसकी जगह पे, ठीक है। फिर 2 डिग्री एल्केल हैलाइड की बात करते हैं, हैलोजन एटम जिस कार्बन से लगा हुआ हो अगर उससे 2 एल्केल ग्रुप लगे हुए हैं तो वो 2 डिग्री। 3 डिग्री की बात करते हैं तो कहते हैं हैलोजन एटम जिस कार्बन से लगा हुआ हो अगर उससे 3 एल्केल ग्रुप अगर लगे हैं तो वो क्या कहलाता है, 3 डिग्री एल्केल हैलाइड कहलाता है।
एक चीज और आप लोग को इजी करेगी समझने में, देखो 1 डिग्री में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 डिग्री में यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 3 डिग्री में यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड की बात करते हैं, तो बेंजीन की इसमें क्या करती है, अगर बेंजीन के ऊपर CH2 लगा हुआ हो और उससे हैलोजन लगा हुआ होता है तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, इस पर देखो, इस कार्बन की अगर बात करें, इसी से तो हैलोजन लगा हुआ है, इस पे देखें तो अगर देखो आप लोग 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो इस कार्बन पे देखिए 1 सिंगल 2 सिंगल 3 सिंगल 4 सिंगल बॉन्ड, मतलब इस पे भी हाइब्रिडेशन कितना निकला आपका, sp3 हाइब्रिडेशन इसका निकल के आ गया आपका। ठीक है, वहीं बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड की बात करते हैं, तो एलाइलिक हैलाइड करता है हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर उससे जुड़ा हुआ कार्बन अगर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ हो तो उस कंडीशन में क्या कहते थे हम लोग इसको, एलाइलिक हैलाइड के नाम से क्या करते हैं इसको जानते हैं। हेलोरीन अभी बताया था मैंने कि अगर बेंजीन है आपका, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन वगैरह जोड़ दें तो वो हेलोरीन होगा। और विनाइल हैलाइड का मतलब होता है तो जो हेलोजन एटम होता है ना, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, अगर वो डायरेक्टली बन के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, विनाइल हैलाइड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगर इसको मैं लिख दूं तो क्या विनाइल क्लोराइड है, और आप लोग ऐसा शायद ही कोई होगा जो विनाइल क्लोराइड का यूज ना कर रहा होगा, क्योंकि घर में जो पाइप्स बने होते हैं वो पीवीसी के बने होते हैं, यूपीवीसी के बने होते हैं, सीपीवीसी के बने होते हैं। पीवीसी का मतलब होता है पॉली विनाइल क्लोराइड, मतलब वो किसके बने हुए हैं, क्लोरीन यानी कि विनाइल क्लोराइड के ही क्या है, वो बने हुए होते हैं आप लोग के। ठीक है, इतनी बात को भी बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। डाउट है कमेंट में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको दोबारा से किसी न किसी वैसे आप लोग को क्या कर दूंगा, वो बता दूंगा, लेकिन आपको पूछना है, समझाना मेरा काम है। ठीक है ना, तो बिल्कुल एकदम लग जाइए, बिल्कुल जितने टाइम का वीडियो है ना, बिल्कुल एक जगह बैठ जाओ, एकदम सर्दी वैसे है शायद, ठीक है, टेबल कुर्सी पे बैठ जाओ बढ़िया से, और बैठ एक कॉपी ले लो, कुछ जो चीज लगे उनको लिखते चलो, लास्ट टाइम नोट्स के तौर पे आप लोग। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है चैप्टर में। ठीक है, तो इसको पूरी चार्ट को आप लोगों ने आई होप बना लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है आपको। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन की बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग लिखेंगे हेलो एल्केन की। ठीक है ना, तो देखो आप लोग को याद रखना, अभी मैंने बताया था आपको हेलो का मतलब क्या बताया था, हेलोजन। क्या बताया था मैंने इसका मतलब, हेलोजन, जिसे एक्स से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। आते कि नहीं आते, लेकिन इनका हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक प्रकार से देखो हेलो, क्या बोल रहा, हेलो, वन वाला हेलो नहीं है, ये हेलोजन वाला हेलो है, तो उसको इसी के फॉर्म में लिखेंगे। तो फ्लोरीन को लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, फ्लोरो। ठीक है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का आयोडो। ठीक है, तो इनके लिए हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। एल्केन का मतलब भी बताया था, कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। इसका मतलब क्या होता है आपका, अगर मैं देखूं तो क्या बताया, नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना, कार्बन परमाणुओं की संख्या। जैसे एक कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ, 2 कार्बन को तो एथ, 3 कार्बन को प्रोप, है ना, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट। ठीक है, 9 कार्बन को क्या कहते हैं, नॉन। ठीक है, 10 कार्बन को क्या कहते हैं, डेक। और आप लोग C11 का नाम आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ऐसे भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से भी क्या कर सकते हो, इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसकी हेलो एल्केन की आईयूपीएसी नेमिंग लिखते हैं। हेलो एल्केन मतलब हेलोजन का नाम पहले लिख दो और फिर जितने कार्बन बचे उनका क्या कर दो, एल्केन के फॉर्म में उनका नाम लिख दो। साथ में हम लोग कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स भी समझ लेते हैं। रूल्स क्या कहता है, अगर 2 हेलोजन हो तो किसकी नाम पहले लिखेंगे, ईबीसीडी के अक्षरों में जिसका नाम पहले आता है, जैसे ब्रोमीन बी, क्लोरीन सी, फ्लोरो एफ, आयोडो आई, तो जिसका ईबीसीडी में नाम पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे नंबर के साथ में। लेकिन ये तभी लिखेंगे
लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो फिर नंबरिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंगली करेंगे। ये हैलोजन को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एज अ प्रीफिक्स यानी साइड चेन की तरीके से क्या करते हैं, इनको मानते हैं। इनका नाम हमेशा ही पहले लिखा जाएगा। लेकिन अगर साइड चेन में एल्काइल ग्रुप आ जाए, मेथिल वगैरह, तो मेथिल कैसा होता है, एम, ईबीसीडी में वो भी साइड चेन आ रहा है ना, तो उसका नाम हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे, ईबीसीडी के अक्षरों के अनुसार ही क्या करते हैं, उसका नाम लिखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CH2Cl। मान लो इसका क्या करना है, हमें नाम लिखना है। तो अभी मैंने क्या बताया, हैलोजन, जो हैलोजन है ये पहले लिख दो इनका नाम। तो देखो कौन लगा, क्लोरीन। क्लोरीन को क्या कहते हैं, क्लोरो, क्या कहेंगे, क्लोरो। नंबरिंग करेंगे तो दूसरे, तो पहला दूसरे नंबर, क्यों करी यहां से नंबरिंग, यहां से ही क्यों करी मैंने, यहां से क्यों नहीं करी नंबरिंग, तो कहते हैं कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, जिधर से पास में लग पड़ता है, वहीं से क्या करते हैं, उसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 क्या है, 1 क्लोरो, तो क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम लोग 1 क्लोरो। और साथ में कितने हैं कार्बन, इसमें देखो 2 कार्बन है ना, और 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेन। क्या लिख देंगे, एथेन। तो क्या होगा, 1 क्लोरो एथेन, इसका क्या हो गया, आपका नाम हो गया। एग्जांपल और लेते हैं जरा, जैसे CH3CH2CH2Br मान लो लगा हुआ है, तो क्या नाम लिखेंगे उसका, ब्रोमीन। इधर लगा तो नंबरिंग यहीं से कर देंगे, 1 2 3 4। 4 कार्बन है, और 4 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, तो ब्रोमीन का नाम क्या लिखेंगे पहले, तो क्या नाम हो जाएगा इसमें, 1 ब्रोमो, और 4 कार्बन है तो लिख देंगे ब्यूटेन, ठीक है ना। ब्रोमीन पहले है तो 1 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो क्या लिख देंगे, ब्यूटेन लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर एक एग्जांपल और थोड़ा समझे, थोड़ा सा कॉम्प्लीट करके ले, तो देखने जरा, जैसे CH3, C के ऊपर CH3 लगा दिया, CH के ऊपर मैंने Br लगा दिया, और CH3 लिखा। मान लो इसका नाम हमें क्या करना है, लिखना है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो साइड चेन कहां से पड़ रही है, इधर से भी दूसरे नंबर पे, इधर से भी दूसरे नंबर से। लेकिन कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड या फंक्शनल को पास पड़ता है। तो यहां से ब्रोमीन पास पड़ रहा है, और ब्रोमीन का वैसे भी नाम हमें पहले लिखना है ना, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, मेथिल M से स्टार्ट होता है। CH2 को क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं, और CH3 का नाम किससे हो रहा है, मेथिल M से स्टार्ट हो रहा है ना, तो M तो बाद में आता है BCD में, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, नंबरिंग में इसे कर देंगे 1 2 3 4। तब इस कंडीशन में नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 पे दूसरे नंबर पे ब्रोमीन लगा ना, तो क्या कहेंगे 2 ब्रोमो। तीसरे नंबर पे CH3, तो 3 पे मेथिल। और कितने कार्बन, टोटल कितने कार्बन, 4 कार्बन। और 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लो बेंजीन लेकर रखनी होती, मान लो हमें क्या करना है, बेंजीन वाले का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो क्या करना है, हमें इसका नाम लिखना है, ठीक है। अगर मान लो इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन। देखो हेलोजन के नाम कैसे करते हैं, हेलोजन का नाम पहले और फिर सीधा लिख देना बेंजीन। तो क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन होता है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन होता है तो आयोडोबेंजीन। हम इस प्रकार से क्या करते थे, हेलोजन की भी आइडेंटिफिकेशन हमें कर लेते हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चंस के ट्राई करो, एग्जाम्पल ट्राई करो, ना बने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक, बुक बोल सकते हो कौन सी बुक का क्वेश्चन है। नहीं तो आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप लोग वहां पे डीएम कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, मेरे को फोटो क्लिक करके आप लोग भेज दीजिएगा, उसका मैं आप लोग को कर दूंगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कमेंट्स लिंक क्या है आप लोग को, इंस्टाग्राम की लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको, साथ में आप लोग चैनल की डिस्क्रिप्शन खोल के भी वहां से भी आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, हेलो एल्कीन की आइडेंटिफिकेशन एमएम भी क्या कर लेते हैं, हेलो एल्कीन और हेलोजन की आइडेंटिफिकेशन एमएम को भी समझ लेते हैं, ठीक है। आप लोग को ये चीज लिखना है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके शॉर्ट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। दूसरा इसका है संरचनात्मक समवेत, यानी कि चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म यानी कि संरचना समवेता। अब चेन आइसोमरिज्म में होता क्या है, चेन में ही डिफरेंट हो जाएगा। जैसे 4 कार्बन की चेन है, उसे 3 कार्बन की चेन बना देगा। 5 कार्बन का कंपाउंड, उसे 4 कार्बन की चेन बना दे, 3 कार्बन की चेन बना दे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, चेन आइसोमरिज्म कहेंगे। लेकिन उसमें साथ में क्या हुआ, हेलोजन एटम तो उसमें लगा ही होगा। जैसे अगर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं आपसे,
4 कार्बन का ही एग्जांपल लेता हूँ, C4H9Br का ही लेता हूँ अगर मैं यहाँ पे लूँ तो 1 2 3 4 और Br एक स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे क्या कर दूं 1 2 3, एक CH3 को मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे लगा दिया और ये स्ट्रक्चर लिख दिया। ये केस में देखो, इसमें देखो आप लोग 1 2 3 4 कार्बन की मेन चेन है, मुख्य श्रृंखला 4 कार्बन की है, ठीक है। इसमें मुख्य श्रृंखला कितनी 1 2 3 कार्बन की है, तो ये क्या होगा हमारा चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है। फिर आपकी आती है तीसरे नंबर पे आती है इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या आती है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग, इसको ऑप्टिकल को मतलब प्रकाशीय समावेता। क्या होता है आपका प्रकाशीय समावेता। प्रकाशीय समावेता का मतलब होता है इसमें कायरल कार्बन एटम की बात करता है। कायरल कार्बन एटम का मतलब होता है जिस कार्बन, ऐसा कार्बन जिससे चारों लोग अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग कायरल कार्बन एटम कहते हैं। इसमें कहता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन ओरिएंटेशन ऑफ कायरल विद कायरल कार्बन एटम, यानी कि अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान हो लेकिन उनकी ओरिएंटेशन, यानी कि जैसे मैं कहूं ये पेन सीधा है, मार्कर सीधा है तो मार्कर अब उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। मार्कर मार्कर ही है लेकिन उसकी ओरिएंटेशन क्या हो गई, जो पहले ऊपर था वो क्या हो गया नीचे आ गया, उसकी एक प्रकार से देखने की व्यवस्था क्या हो गई बदल गई, और उसी को हम क्या कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, सॉरी उसको क्या कहते हैं हम प्रकाशीय समावेता के नाम से क्या करते हैं जानते। पहली बात तो कायरल कार्बन एटम क्या होता है। कायरल कार्बन एटम जो होता है, कायरल कार्बन परमाणु जो होता है, उसका मतलब होता है एक ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों लोग क्या हो, जिससे जो चारों लोग जुड़े हुए होंगे, यहाँ अलग अलग अगर लोग जुड़े होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग कायरल कार्बन एटम कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या हमारा कायरल कार्बन एटम है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की क्या होगा, ये और क्या करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, अगर मैं इसके सामने मान लो मिरर रख दूं तो क्या होगा, ये मेरा, मैं अभी क्या हूं, ये खड़ा हूं, मेरा ये हाथ कौन सा है, राइट हैंड है, ये क्या है मेरा लेफ्ट हैंड है। लेकिन अगर मैं अब यही चीज क्या होगा, शीशा रखूंगा, शीशा के सामने मैं क्या होगा, जस्ट अपोजिट दिखाई दूंगा ना, या हो सकता है आप लोग मेरे को देख रहे हो तो मेरा राइट हैंड आपको लेफ्ट हैंड की अकॉर्डिंगली होगा, क्योंकि जिस शीशे में देखोगे तो जस्ट इमेज कैसे उल्टी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब मेरा राइट जो इधर लेफ्ट हैंड था, राइट हैंड आ गया, ये क्या हो गया मेरा लेफ्ट हैंड हो गया है। तो ये चीजें बदल जाती हैं, और यही चीज बदलने की वजह से क्या होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, प्रकाशीय समावेता के नाम से क्या कहते हैं उन्हें जानते हैं, ठीक है। तो ये बात थी आपकी आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। अब इसकी बात में एक छोटी सी बात और है, और वो कहता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कि जो हमारा कार्बन और हेलोजन बॉन्ड होता है वो किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से क्या होता है जुड़ा हुआ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं। देखो यार एक चीज समझ लो, यहाँ पे अगर मैं कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की बात करता हूं, ठीक है, अगर कार्बन और हेलोजन बॉन्ड को मैं तोड़ना चाहूं तो हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इस पे क्या आएगा माइनस का चार्ज आएगा, पार्शियली माइनस कर देते हैं, इसके ऊपर क्या होगा पार्शियली क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज आता है। अब कौन सा बॉन्ड आसानी से तोड़ेगा, मैंने कहा मैं एक ही बंदे को पढ़ा रहा हूं केवल इस समय, तो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो लड़का होगा जिसको मैं पढ़ा रहा हूं उसका मेरे पर पूरा फोकस होगा। अब वो तो उसको मैं आसानी से तो नहीं निकलने दूंगा, ना ही वो बात कर पाएगा, ना ही फोन चला पाएगा। लेकिन अगर वही चीज क्लास में एक हॉल है जो कि है क्लास में, अगर 100 लोग बैठे हुए हो, मे बी मैं जो पीछे बंदा बैठा हुआ, पीछे जो लड़का बैठा हुआ होगा, वो मेरा उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों कि जो रो में स्टूडेंट बैठे होंगे ना, वो उसके लिए एक पर्दा, एक लेयर, एक स्क्रीन का काम करेंगे, और स्क्रीन का काम करने की वजह से क्या होगा, वो मेरे और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से वो बॉन्ड क्या होगा, वो बॉन्ड केमिस्ट्री में तो बॉन्ड है, यानी कि वो आसानी से क्या हो सकता है फ्री हो सकता है। फ्री का मतलब वो मोबाइल बात कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हेलोजन एटम का साइज बढ़ेगा, अगर हेलोजन एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। तो क्या होगा, बॉन्ड क्या करेगा, आसानी से आपका टूट सकता है, ठीक है। तो हायर इस कंडीशन में देखो, जैसे अगर मैं सिंपल सी भाषा में समझूं, इस CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, मैं कहूं इन सब में सबसे जल्दी कौन किसका बॉन्ड टूटेगा, तो आप लोग कहेंगे I का साइज बड़ा होता है, इसकी वजह से आयोडीन का साइज क्या होगा, बड़ा होने की वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं कहूं इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, देखो यहाँ CH3 तो समान है,
साइज किसका बढ़ा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है ना, ऐसे समझो। तो इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इसके पास कितनी सेल्स होंगी, 2 सेल होंगी, क्योंकि पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और दूसरी सेल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 7, 7 2 9। क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, इसका कैसे लिखेंगे, 2 8 7। इसके पास की सेल कितने, 3। अगर इसके पास सेल क्या हुई, बढ़ गई, 1 2 और 3। अब देखो कक्षाएं यानी कि सेल अगर बढ़ेंगे तो साइज भी तो क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा। और इसके पास 4 सेल आएंगे, इसके पास 5 सेल, तो इसका ऊपर से नीचे आने पर सेल मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का साइज बढ़ रहा है। और जब इनका साइज बढ़ रहा है तो यहाँ इनका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ यानी बंध लंबाई भी क्या होगी, ऊपर से नीचे आने पर क्या कर रही है हमारी, बंध लंबाई ऊपर से नीचे आने पर क्या कर रही है हमारी, इंक्रीज कर रही। कौन कर रहा है इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ, यानी कि बोले तो बंध लंबाई। लेकिन अगर हम लोग बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो वो किसकी होगी, देखो ये आसानी से निकल रहा है, जो आसानी से निकलेगा कम ऊर्जा देंगे, और कम ऊर्जा देके निकल रहा है तो बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी ना। तो सबसे जल्दी ये निकला तो सबसे इसकी आयनन ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, इसकी सबसे कम। तो ये क्या हो जाएगी, आयनन ऊर्जा की अगर बात करेंगे तो क्या हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। कौन सा तुम्हारा, आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि बोले तो आयनन ऊर्जा। ठीक है, आयनन ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर क्या करती है, बढ़ती है, क्या सॉरी घटती है। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ा तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाती है आपकी, घट जाती है। ठीक है, इतनी बात को आप लोग क्या करना है, बिल्कुल याद रखना। तीसरी एक बात और आती है यहाँ पे, डाइपोल मूवमेंट की बात आती है। एक्चुअली डाइपोल मूवमेंट क्या करता है, साइज पे वेरिएशन करता है, यानी साइज बढ़ा तो डाइपोल मूवमेंट भी क्या होता है, उसका ज्यादा हो जाता है। लेकिन साथ में डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी डिपेंड होता है। हैड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैड द डाइपोल मूवमेंट। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करते हैं तो वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या हो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद्युत बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ना कि विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो डाइपोल मूवमेंट है Cl का सबसे ज्यादा होता है, CH3Cl का, फिर CH3F का, फिर CH3I का आएगा, फिर क्या होगा CH3Br, क्योंकि इन दोनों में किसका बल, आकार साइज किसका ज्यादा है, आयोडीन का, इसलिए I का ज्यादा, इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन चारों में अगर मैं पूछूं सबसे कम डाइपोल मूवमेंट किसका है तो CH3Br का, सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका है, CH3Cl का है। तो आप लोग को इतनी बात क्या रखना, बिल्कुल ही याद रखना है। यही क्या कहलाता है, इसका नेचर ऑफ CH बॉन्ड, मतलब किस प्रकार से हमारा हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड किस प्रकार से टूटता है, उसके बारे को ही क्या कहते हैं हम लोग, नेचर ऑफ CH बॉन्ड की बात हम बात करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की बात करेंगे। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो, चीजों को छोटी छोटी सी चीजें आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि बनाने की विधियां। तो किस प्रकार से हम लोग हेलो एल्केन को बनाते हैं। ठीक है, तो हेलो एल्केन को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे, और सबसे पहले पढ़ेंगे मेथेन के द्वारा, यानी एल्केन के द्वारा, फ्रॉम एल्केन। किससे पढ़ेंगे हम लोग, फ्रॉम एल्केन। ठीक है, एल्केन के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ना हमें, एल्कीन के द्वारा। किस प्रकार से एल्कीन से हम लोग क्या होता है, हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो देखो एक्चुअली मैं अगर मैं क्या लूं, CH4 क्या है, मैथेन। अगर मैं इसकी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य की उपस्थिति में क्लोरीन गैस के साथ करा दूं, ब्रोमीन गैस के साथ करा दूं, तो उस कंडीशन में यह जो होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक का प्रतिक्रिया देता है। और उस कंडीशन में क्या होता है, यहां से एक हाइड्रोजन को यहां से क्या करता है, हटाता है, और उस हाइड्रोजन की जगह पर ये हाइड्रोजन खुद जुड़ जाता है। तो देखो क्या होगा, CH3, 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पर खुद यहां पे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब एक हाइड्रोजन यहां से बचा, 4 थी, एक निकला है ना, तो एक यहां से, एक 2 क्लोरीन एक ही तो जुड़ी हुई है, तो एक क्लोरीन भी यहां से बची, तो ये क्या निकल जाता है, HCl आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और यही तो क्या बन गया आपका, हेलो एल्कीन बन गया है ना। एग्जांपल और देखें, जैसे आप लोगों ने एक क्वेश्चन अगर याद हो, मैंने एक कल कन्वर्जन में बताया था
एथीन से किस प्रकार से ब्रोमो एथीन बनाए, तो मैंने यहाँ क्या कराया था, Br2 की रिएक्शन करा दी थी और सनलाइट की प्रेजेंस ले ली थी। तो इस कंडीशन पे क्या हो गया था कि इस ब्रोमीन ने इस हाइड्रोजन को हटा दिया था, तो CH3 CH2 और क्या बन गया था आपका यहाँ Br और एक HBr क्या हो गया था आपका निकल गया था, हो गया था ना। तो ये क्या बन गया था, एथीन से ब्रोमो एथीन। क्लोरो एथीन बनाना होता तो Cl ले लेते, तो एथीन से क्लोरो एथीन का भी फॉर्मेशन हो जाता था हमारा। ठीक है, तो पहला टॉपिक था फ्रॉम एल्कीन। दूसरा है एल्कीन के द्वारा। मेरे अकॉर्डिंगली चलो मैं क्रम बाय क्रम बता दूं तो तुम्हें समझने में क्या होगी, आसानी से होती है। तो क्या होता है फ्रॉम एल्कीन, तो किससे, तुम्हारे फ्रॉम एल्कीन है। ठीक है, मतलब एल्कीन के द्वारा, किससे बना रहा हमें, एल्कीन के द्वारा। ठीक है, एल्कीन के द्वारा। एल्कीन से किस प्रकार बनाते हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लो, थोड़ा सा अच्छे से। एल्कीन दो प्रकार की होती है, एक होती है सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब वो होता है जिनमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। उससे कैसे बनाते हैं, तो कहते हैं अगर इनकी रिएक्शन हैलोजेनिक एसिड से करा दें, किसके साथ करा दें, हैलोजेनिक एसिड के साथ करा दें। अगर मैं हैलोजेनिक एसिड की जगह मैं यहाँ पे क्या ले लूं, HCl ले लिया, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे रिएक्शन में क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे HCl ले रहा हूं। तो इसमें क्या होता है कि किधर भी हैलोजन दे दो और किधर भी, देखो बॉन्ड टूटेगा नहीं बना, तो इस पे प्लस इस पे माइनस आ जाएगा। तो एक तरफ क्या दे दो, H दे दो, एक तरफ क्या दे देते हैं, Cl दे देते हैं। तो इस कंडीशन में देखो इसको H दिया तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ना, तो CH3 और CH, इसमें 2 हाइड्रोजन पहले से था, एक क्लोरीन और मिल गया, तो 2 हाइड्रोजन और Cl, तो क्या बन गया, क्लोरोएथेन का फॉर्मेशन, क्लोरोएथेन का निर्माण हो गया। कैसे हुआ, तो अगर एल्कीन की रिएक्शन HCl HBr के साथ कराते हैं तो कुछ नहीं करना है, सिमेट्रिकल, सममित है। सममित का मतलब दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है, तो बस एक तरफ H एक तरफ Cl दे दो और बन गया तुम्हारा हेलो एल्कीन। अगर यहाँ पे एथीन से क्वेश्चन आए, एथीन से क्लोरोएथेन बनाना है, कुछ नहीं HCl को जोड़ दो, बन गया लो। लेकिन दिक्कत कहां आएगी थोड़ी सी समझने में, यहां पे क्या होती है, ये सम्मित है, असम्मित अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं। अनसिमेट्रिकल जैसे लिखा है तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें देखो जरा आप लोग, देखो डबल बॉन्ड की इधर तो एक कार्बन है और इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है कि नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसमें क्या होती है, यहाँ पर 2 तरीके से क्या होगा, मान लो हमें क्या जोड़ना है, HBr जोड़ना है। किसको जोड़ना है, HBr को जोड़ना है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, डबल बॉन्ड टूटेगा। अब किसको हाइड्रोजन, यहाँ पे तो बराबर बराबर बटा नहीं है ना, तो अब ब्रोमीन कहेगा ए जोड़ना है, कहेगा ना रे बाबा तुम क्यों जो, हमें चाहिए ब्रोमीन, ये कहेगा हमें चाहिए, ये कहेगा नहीं तुम क्यों लो, हमें चाहिए। तो यहाँ लड़ाई होगी। तो यहाँ पे आते हैं मार्कोनी भाई साहब, कौन आते हैं यहाँ पे, मार्कोनी सर आते हैं, मार्कोनी कॉफ रूल कहलाता है। अब मार्कोनी कॉफ रूल क्या कहेगा यहाँ पे, कि जो जुड़ने वाला विकर्मक है ना, रिजेंट है, उसका जो नेगेटिवली पार्ट होता है वो उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है आपकी, कम होती है। ठीक है, तो ब्रोमीन कहां जाएगा इस कंडीशन में, यहाँ, और हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहाँ पर। देखो CH3, इस पे ब्रोमीन गया तो CH और Br क्या लग जाएगा, CH3 CH पर Br, और देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन और मिल गया तो CH3। जब यहां से बॉन्ड टूटा, लेकिन ये बॉन्ड टूटता तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस आता है, क्या बनेगा, प्लस इस पे माइनस, तभी तो प्लस से माइनस वाला जुड़ेगा। अपोजिट चार्ज ही तो क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन, यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की अगर बात करते हैं अगर हम लोग, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन की क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है आपकी, सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन की बात करें। तो कहीं अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि वहां 3 डिग्री पॉसिबल हो, तो 3 डिग्री की एक्सेप्ट में अरेंजमेंट करके उस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, बना लेते हैं। ये तो था मार्कोनी कॉफ रूल आपका। यहाँ पे एक और होता है एंटी मार्कोनी कॉफ रूल। अगर हम क्या करें, इसी HBr को ही जोड़ना है इस पर, लेकिन अभी कुछ नहीं था उपस्थिति में, प्रेजेंस में कुछ नहीं लिया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ले लूं पर ऑक्साइड, क्या ले लूं यहाँ पे, पर ऑक्साइड की अगर मैं प्रेजेंस ले लूं, तो उस कंडीशंस में यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस कंडीशन में एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि ये HBr जो है ना, यहाँ पे पहले मार्कोनी क्या कहते थे, वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम। लेकिन एंटी मार्कोनी पर ऑक्साइड होता है, ये कहता है नहीं भाई साहब, अब हम आ गए हैं, हमारी पावर चलेगी। और इनकी पावर कैसे चलाते हैं पता है,
एक कहते हैं नेगेटिवली पार्ट उधर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। किसमें? जब ये बॉन्ड टूटेगा। तो इसके पास 2 है, इसके पास 1, तो आपकी बार क्या होगा? इधर जुड़ेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका? देखो जरा, CH3 CH2 और CH2Br। तो अब की बार कहां जुड़ा? Br कहां जुड़ा? इस वाले कार्बन पे। देखो जोड़ा ना पहले नंबर पे। तो कल एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें दो क्वेश्चन आए, एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाना, वो बन जाएगा। लेकिन अगर वो हेलो एल्कीन की बात कर रहा है, बीच में लगा रहा है हेलोजन को, बीच में दूसरा नंबर पे, तो फिर कौन सा यूज करेंगे हम लोग? मार्कोनिकॉफ। लेकिन पहले नंबर पर वाला प्रोडक्ट अगर हमसे चाह रहा है तो हम क्या लगाएंगे उसमें? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का उपयोग करते हैं। लेकिन बात को समझो, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ भाई साहब कहते हैं, मार्कोनी सर कहते हैं HBr ले आओ, HCl ले आओ, HI ले आओ, HF ले आओ, जल ले आओ, H2SO4 ले आओ। अरे कुछ भी ले आओ, सबको जोड़ देंगे। ये क्या कहते हैं? किसी को ले आओ, सबको जोड़ देंगे। और एंटी मार्कोनिकॉफ कहते हैं ना रे बाबा ना, हम तो केवल HBr को ही जोड़ सकते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं। तो ये क्या कहता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। तो ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल, ये क्या आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को बहुत अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, वो एल्केन से हो गई, एल्कीन से हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड के द्वारा ही कि एल्किल हैलाइड से किस प्रकार से हमारी क्या होती है? हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हेलो एल्कीन बनाने की जो विधियां थी, उसमें नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो है फिंकस्टाइन अभिक्रिया। यानी कि जो हम पढ़ रहे थे किस अंदर? हेलो एल्कीन के अंदर। हेलो एल्कीन से ही हेलो एल्कीन को बनाने की विधि की हम बात कर रहे हैं। जब हेलो एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाना होगा, मतलब यहाँ पे हेलोजन को एक्सचेंज करना होगा, हेलोजन को ही क्या करना होगा? विनिमय, मतलब एक हेलोजन को हटाकर दूसरे हेलोजन को जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? हेलोजन एक्सचेंज कहते हैं। और उसके अंदर हमें 2 रिएक्शन पढ़नी है, पहली फिंकस्टाइन अभिक्रिया और दूसरी हमारी क्या है? श्वार्ट अभिक्रिया है। तो इनको भी हम क्या करते हैं? समझ लेते हैं जरा। तो फिंकस्टाइन अभिक्रिया जो कहता है, वो कहता है अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। अब यहां जो हेलोजन होगा ना, ये हेलोजन या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा, 2 ही में से कोई होगा। और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग क्या करा दें? सोडियम आयोडाइड से करा दें। किससे साथ कराना है? सोडियम आयोडीन से कराना है। इस कंडीशन में देखो क्या होगा? हेलोजन एक्सचेंज, मतलब ये वाला हेलोजन इधर और ये वाला हेलोजन क्या होगा? सोडियम के साथ में जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या? देखो R के साथ में क्या लग गया? I, और प्लस में क्या लगेगा? Na के साथ में लग जाएगा X, तो क्या हो जाएगा? NeX। अब आप लोग को बस इतनी सी बात को समझना है कि यहाँ पे अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर हमसे एल्किल आयोडाइड पूछे कि एल्किल आयोडाइड बनाना है, तो हमें इसी रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो हमें इसी रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हमारी करती है श्वार्ट रिएक्शन। श्वार्ट रिएक्शन क्या कहती है? श्वार्ट रिएक्शन हमसे ये कहती है अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, किसकी? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर EgF के साथ करा दें, सिल्वर फ्लोराइड के साथ करा दें, मर्क्यूरिक फ्लोराइड के साथ करा दें, तो भी काम क्या होगा? हेलोजन एक्सचेंज ही होगा। कैसे? ई वाला फ्लोरीन इधर और ये वाला क्या होगा? Eg के साथ में X चला जाएगा। तो इस कंडीशन में देखो क्या बनेगा आपका? RF प्लस AgX बन जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अब इस कंडीशन में Eg के साथ में हेलोजन ये वाला लग जाएगा। हेलोजन कौन सा होगा? ये वाला X कौन सा होगा आपका? EVX कौन सा होगा? या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन ही होगा। तो RF। लेकिन क्वेश्चन आ जाए एल्किल फ्लोराइड कैसे बनाएं, तो श्वार्ट अभिक्रिया का क्या करोगे आप लोग? उपयोग करोगे। जैसे यहाँ पे मैं अगर कहूं कि हमें क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि हमें क्या करना है? एथिल क्लोराइड से एथिल आयोडाइड बनाना है। क्या करना है? एथिल क्लोराइड से एथिल आयोडाइड कैसे प्राप्त करेंगे? इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या करना? आपको बस कुछ नहीं लिखना। एथिल क्लोराइड, एथिल मतलब 2 कार्बन, क्लोरीन प्लस सोडियम आयोडाइड की क्या कर देनी है? रिएक्शन करा देनी है हमें। तो बस क्या होगा? अपनी पोजीशन को बदलेगा, क्या करेगा? NaCl के साथ निकल जाएगा और I क्या हो जाएगा? इस Cl की जगह पे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपको? देखो CH3 CH2 और I आपका लग गया, तो एथिल आयोडाइड बन गया। और Na के साथ में क्या हो जाएगा? ये Cl आपका निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लो फ्लोराइडेड वाला कोई कंपाउंड अगर हमसे पूछे तो हम इस रिएक्शन का क्या कर लेंगे? उपयोग कर लेंगे। जैसे अगर मान लो कह रहा है एथिल ब्रोमाइड से हम कैसे प्राप्त करेंगे एथिल फ्लोराइड को, तो कुछ नहीं करना, AgF के साथ रिएक्शन करा दी। तो देखो क्या करेगा?
ये फ्लोरीन इधर और ब्रोमीन Ag के साथ में बाहर निकल जाएगा। तो CH3 CH2 और F और प्लस में क्या होगा AgBr निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है शॉर्ट रिएक्शन और ये हमारी कहलाती है फिंकर्सलाइन रिएक्शन कहलाता है। फिंकर्सलाइन में आयोडीन वाला कंपाउंड बनता है और इसमें शॉर्ट रिएक्शन में फ्लोराइड वाला कंपाउंड हमारा क्या करता है, बनता है। एक रिएक्शन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोराडीन हुन्सडीकर अभिक्रिया। क्या आती है, हुन्सडीकर अभिक्रिया अगर हम बात करते हैं। हुन्सडीकर रिएक्शन यानी कि हुन्सडीकर अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, ये कहता है अगर कभी भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो, अगर उसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में करा दें, उसकी रिएक्शन किससे करा दें, अगर ब्रोमीन के साथ करा दें, वो भी CCl4 की प्रेजेंस में अगर लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या होता है, एल्किल ब्रोमाइड देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लो लिखा है CH3 COO, H की जगह पे क्या आ गया Ag, इसका मतलब H लगा होता तो ये एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल हो जाता, अम्ल होता। लेकिन अगर Ag लगा दिया तो क्या बन गया, अम्ल की जगह क्या बन गया, लवण। ये क्या बन गया, हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। और इस सॉल्ट की रिएक्शन अगर हम लोग किससे करा दें, Br2 के साथ में करा दें इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, जो बात है वो बात है। क्या बात है, मैंने क्या बोल के रखा आप लोगों से याद होगा कि पहले ग्रुप के एलिमेंट को हेलोजन बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो देखो क्या करेगा, ये ब्रोमीन इस Ag के साथ में क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। और निकलेगा तो देखो क्या बनेगा आपका CH3COO। एक सेकेंड, ये क्या बनाता है आपका, देखो जरा, ये CH3 और ये क्या करेगा, ये CO जो है ना, ये भी निकल जाएगा CO2 के फॉर्म में। तो ये Br अकेला कहां लग जाएगा, इस Ag के साथ एक Br गया और दो Br है, तो एक Br क्या करेगा, इस CH3 के साथ में क्या करेगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, और क्या है बच्चा, ये CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड, और ये Ag के साथ में Br तो निकलना फिक्स ही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका AgBr निकल गया। तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है, देखो बोराडीन हुन्सडीकर रिएक्शन में अगर बात करें हम लोग, क्या हो रहा है, तो देखो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर मान लो, यानी कि सिल्वर लवण है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उसकी Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो एल्किल हैलाइड CO2 और सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन आप लोग की बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों रिएक्शन, इनको भी आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है, हम इसके आगे की ओर चलते हैं, हम इसके आगे चलते हैं और आगे अब पढ़ेंगे हम लोग एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल से किस प्रकार से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो है एल्कोहल के द्वारा। अब हमें किससे बनाना है, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से। एल्कोहल से किस प्रकार से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखो कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधियां होती हैं हमारी, वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। कैसे कैसे, अगर एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दें, इतने लोग के साथ, सबसे पहले अगर हम लोग क्या करें, एल्कोहल की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ कराएं, किसके साथ कराएं, PCl5, PCl3, SOCl2, रेड फॉस्फोरस, आयोडीन, या फिर करें आप लोग रिएक्शन HX प्लस ZnCl2 के साथ में। ठीक है, सभी रिएक्शन को समझते हैं। देखो याद रखना कौन कौन लोग को, PCl5, PCl3, SOCl2, रेड फॉस्फोर, आयोडीन, ये क्या होते हैं, इस OH ग्रुप के दुश्मन होते हैं। इन्हें जैसे ही OH ग्रुप दिखता है, इसको क्या करता है, लात मार कर भगा देता है और खुद अपना जो हैलोजन यहां लेके बैठा होगा वो इसके साथ में जोड़ देगा। जैसे देखो यहां पे क्या हुआ, OH है, PCl5 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बन जाएगा, R कोई भी हो सकता है, R की जगह CH3 CH2, मान लो हम लोग क्या ले देंगे CH3 CH2, अगर हम लोग क्या करें इसकी जगह पे R की जगह पे यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखना CH3 CH2 और Cl आ जाएगा। लेकिन इसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, तो देखो इसमें निकलता है बाई प्रोडक्ट HCl और प्लस POCl3, यानी कि क्या निकलता है आपका साइड प्रोडक्ट निकलता है। PCl3 की जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, फिर से Cl इस OH को लात मार के भगाएगा और खुद वहां पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि RCl आ जाएगा। लेकिन इस बार में क्या होता है, 3 क्लोरीन होते हैं तो 3 कंपाउंड का फॉर्मेशन इसमें होता है, आप लोग क्या रखना।
SOCl को सबसे ज्यादा यूज करी जाने वाली कन्वर्जन रिएक्शन में ये यूज होती है और इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जन अभिक्रिया। क्या नाम होता है? डार्जन अभिक्रिया के नाम से इसको भी जाना जाता है। ये भी क्या करेगा, सोच को हटा के क्या जोड़ेगा अपने पास पे Cl, यानी कि अगर CH3CH2 होता तो क्या बनता? CH3CH2Cl बन जाता। रेड फास्फोरस आयोडीन है तो आयोडीन क्या होगा, इसकी जगह पे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा? एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका H3PO3 बनता है। इसमें क्या बनेगा आपका? SO2 प्लस HCl बनता है। इसमें कुछ नहीं बनाना है। अब आते हैं इस रिएक्शन के ऊपर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये पूछता है टेस्ट ऑफ एल्कोहल, ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? तो यही होता है, अगर इस X की जगह पर मैं क्लोरीन लगा दूं, इस X की जगह पर क्लोरीन लगा दिया और प्लस ZnCl2, तो इन दोनों को मिला के हम इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक करके। इस रिएक्शन को क्या करते हैं? जानते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो ल्यूकास अभिकर्मक की रिएक्शन जैसे ही अल्कोहल के साथ कराते हैं तो इस कंडीशन में ये H और OH निकल जाता है जल, तो ये क्या होता है? Cl यहाँ पे जुड़ के ये भी क्या होता है? एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेता है और प्लस निकल जाता है जल। लेकिन थोड़ी सी बातें यहां समझो, जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है यह अल्कोहल का टेस्ट करता है। जैसे मान लो मेरे पास 3 क्या है बीकर है मेरे पास, और 3 बीकर में क्या है? अल्कोहल भरा हुआ है। अब मुझे नहीं पता कौन सा प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल, कौन सा टर्सरी अल्कोहल, कौन सा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल कौन सा था। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तीनों में क्या करा? ल्यूकास जो अभिकर्मक की ल्यूकास रिएजेंट है इसमें भी डाला, इसमें भी डाला, इसमें डाला। तीनों में जैसे ल्यूकास अभिकर्मक डालूंगा जिसमें रिएक्शन तुरंत हो जाए, जिसमें रिएक्शन डालने ही पे तुरंत हमें पता लग जाए, तो वो 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल, थोड़ा टाइम लगा, 10 मिनट हो गया, अब रिएक्शन स्टार्ट हो रही, 10 मिनट बाद रिएक्शन हो रही, तो 2 डिग्री अल्कोहल। और अभी हो ही नहीं रही है, गर्म भी कर रहे हैं तब भी नहीं हो रही, तो ये क्या हो जाए? 3 डिग्री अल्कोहल आपका होता है। तो इस प्रकार से क्या होती है हमारी अल्कोहल से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन बन जाता है। एल्किल हैलाइड से नहीं, इतनी ही हम लोग को करना है एल्किल हैलाइड किस प्रकार से बनते हैं, ये हमारी क्या थी? एल्किल हैलाइड बनाने की सारी विधियां हुई हैं। अब हम इसके कुछ बात करते हैं भौतिक गुण की, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है हेलो एल्किन की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्किन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। देखो भौतिक प्रॉपर्टी में कौन कौन से गुण आ रहे हैं। तो पहला गुण कहते हैं कि जो हेलो एल्किन होते हैं ना, अगर एक कार्बन से 18 कार्बन तक की बात करें, एक कार्बन से दो कार्बन जो होते हैं वो थोड़ी गैसेस के फॉर्म में ही पाए जाते हैं, लेकिन 18 कार्बन तक के हेलो एल्किन मोस्टली क्या होते हैं? द्रव किसके फॉर्म में पाए जाते हैं? लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 18 कार्बन से हेलो एल्किन जो अधिक होते हैं ना, वो हमारे से कैसे होते हैं? ठोस की अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे मेन बात यहाँ पर आती है इसके बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड में क्या होती है? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में बस आप लोग को एक ही बात याद रखना है, हायर द मॉलिक्यूलर मास हायर द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जिसका अणुभार ज्यादा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, उसका ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा आपका, ठीक है। ठीक है, तो समझ लीजिए एक बात फिर से कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक क्या होता है? उसी का ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोग जैसे मान लो लिखा, अगर यहाँ पर कंफ्यूजन होता सबसे ज्यादा होता है CH3I, CH3Br, CH3Cl और CH3 फ्लोरीन। अगर मैं देखूं इन चारों में से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सबसे ज्यादा अणुभार किसका है? तो आयोडीन का। CH3 तो सब में बराबर है, आयोडीन सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा इसका एटॉमिक वेट होता है, सबसे ज्यादा इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो वेट भी ज्यादा होगा। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन क्या होता है इसमें, क्या होगा? फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बनी होगी ना, इनका बॉन्ड बहुत पास होगा, तो ये आसानी से नहीं निकलेगा। लेकिन ये आयोनाइजेशन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा की बात करते हैं यहाँ पे, ना कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसमें अट्रैक्शन से नहीं, यहाँ पर ये होता है एक प्रकार से वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, वंडरवाल बल होते हैं, उनसे जुड़ा होता है। और वंडरवाल फोर्स क्या होता है? डिपेंड करता है एक्चुअली देखा जाए अणुभार, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। तो हायर द मॉलिक्यूलर मास हायर द बॉइलिंग पॉइंट, जिसका अणुभार ज्यादा उसका ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन अगर ब्रांच बढ़ जाए, मतलब ब्रांच का मतलब साइड चेन का मतलब ऊपर नीचे की क्वांटिटी बढ़ती जाए, जैसे क्वेश्चन मेरे देखो CH3 CH2 CH2 CH2Cl, 4 कार्बन का सीधा है CH3 CH CH3 CH2Cl, और मैं लिखूं CH3 C CH3 CH3 और Cl।
अब ये तीन हमारे पास अलग अलग कंपाउंड हो गए। अब मैं इन कंपाउंड में अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो आप लोग याद रखिएगा जिसमें साइड चेन की संख्या कम, जिसमें ऊपर नीचे पार्श्व श्रृंखला जिसे कहते हैं, उनकी जितनी संख्या कम होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसमें एक भी नहीं है तो सबसे ज्यादा, इसमें एक है थोड़ा कम, इसमें दो साइड चेन्स लगी है तो इसका सबसे कम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक आपका होगा। ठीक है, साथ में ये भी बात आपने रखना है, जो हेलो एल्केन होते हैं ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं, बहुत ही कम घुलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, पोलर बंध यानी ध्रुवीय विलायक होते हैं, ध्रुवीय बंध होते हैं इनमें, यानी कि एक कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं ना वो अक्सर पानी में नहीं घुलते, क्योंकि वो क्या होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड, ध्रुवीय कंपाउंड कहलाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में नहीं विलय होते हैं। तो ये आपको क्या करना है, भौतिक गुण में इतनी चीजें के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक गुण, इनके केमिकल प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, तो इनको भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आपका जो है वो रासायनिक गुण की हम बात करने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी की में अगर हम बात करें हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, तो तीन प्रकार की इसमें क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है अगर केमिकल प्रॉपर्टी में मैं बात करूं, तो एक होती है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरी होती है धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, और जो तीसरी प्रकार की इसमें हमें अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं वो तुम्हारी अभिक्रियाएं होती हैं आपकी अब हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हमें कौन कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती हैं, तो आप लोग को याद रखना है कि जो रासायनिक गुण में हमें देखने को मिलती है, तीन प्रकार की रिएक्शन हमें देखने को मिली है, यानी करनी है। सबसे पहले करनी होती है हमें नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी होती है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन के निराकरण अभिक्रियाएं। और तीसरी जो होती है वो होती है धातुओं के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विद मेटल। ये इन तीनों रिएक्शन को आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, इन तीनों रिएक्शन के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है SN1 अभिक्रिया, बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है पेपर में, एक होती है आपकी SN2 अभिक्रिया। तो इनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो। तो सबसे पहले SN1 अभिक्रिया, इसकी क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म भी पूछता है आपसे, और दूसरा क्या है आपका SN2 अभिक्रिया आपकी है। तो आप लोग को इनमें क्या है, कुछ भी पूछे आपको पेपर में, कुछ भी पूछे, चाहे वो SN1 रिएक्शन के बारे में कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे तो जितना मैं लिखा रहा हूं उतना लिख देना आपको। ठीक है, पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपको अच्छे से पास होना है तो नंबर जितना मैं बता रहा हूं आपको इतना लिख देना, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में आप लोग को पहला पॉइंट लिखना है, इसके ऊपर प्रथम वन लिखाना। तो ये जो होती है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ये क्या होती है आपकी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती है आपकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें दो लिखा है तो द्वितीय कोटि की होती है आपकी, क्या होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। राइटिंग पे मत जाना, लॉन्ग को शॉर्ट बनाने के लिए छोड़ा हो रहा। ये क्या होती है आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होती है आपकी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें एक लिखा है इसमें दो, तो अब त्रिय गुणा, एक बार सीधे सीधे एक बार त्रिय, दो लिखा तो ये क्या होती है, दो पद में अभिक्रिया होती है। ये क्या होती है, दो पद में अभिक्रिया होती है। तो क्या होती है, दो पद वाली होती है, दो पद में अभिक्रिया, ठीक, अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये एक पद में हो जाएगी तो ये क्या होती है आपकी, एक पद में अभिक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, एक पद में अभिक्रिया पूर्ण होती है, यानी कि ये जो होती है आपकी टू स्टेप मैकेनिज्म होती है। ये आपकी क्या होती है, टू स्टेप मैकेनिज्म। ये दो पद में जो होती है क्या होती है, दो पद की क्या होती है, अभिक्रिया क्रियाविधि होती है। इसमें क्या होता है, दो पद में जो अभिक्रिया होती है, दो पद की क्रियाविधि होती है, ये एक पद की क्रियाविधि में ही पूरी हो जाती है। तो क्या होती है, वन स्टेप मैकेनिज्म। ये एक पद में क्या हो जाती है आपकी, पूर्ण हो जाती है, एक ही मैकेनिज्म।
हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इसे क्या होती है, ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होती है, क्या होती है, पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, यानी कि ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होती है आपकी, ठीक है। ये ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होती है, ये अध्रुवीय विलायक में होती है, ये क्या होती है आपकी अपोलर, अपोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, यानी कि अध्रुवीय, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होती है। इसमें क्या होता है, कार्बोधनाइन का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण, ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है इसमें, जबकि इसमें कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है, तो क्या कहता है, कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है, जब कार्बोकैटायन की अगर बात करते हैं तो मतलब जो तृतीयक है 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, इसकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व सबसे ज्यादा होती है, तो याद रखना 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे क्या होती है आपकी 1 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे ये जस्ट उल्टा हो जाता है, ये क्या होता है आपकी 1 डिग्री का जो बनेगा कंपाउंड, फिर 2 डिग्री कंपाउंड आपका, इसमें क्या होता है प्रथम 1 डिग्री की ज्यादा होती है, 3 डिग्री की सबसे कम होती है। तो अगर कोई 3 डिग्री वाला कंपाउंड है तो उसमें हमेशा SN1 मैकेनिज्म ही काम करेगी, और अगर 1 डिग्री वाला है तो उसमें क्या होगी, SN2 रिएक्शन ही हमेशा काम करेगी। तो बिल्कुल याद रखना, ये SN1 SN2 रिएक्शन बहुत ज्यादा पेपर में आती है। तो पहली बात SN1 ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, क्या होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की प्रक्रिया होती है। जो SN1 रिएक्शन होती है वो 2 पद में मैकेनिज्म, इसकी 2 पद में क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म इसकी कंप्लीट होती है, जबकि इसकी एक ही पद में मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि कंप्लीट हो जाती है। SN1 की बात करते हैं तो ये पोलर सॉल्वेंट यानी कि ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होता है, ये अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होता है। इसमें कार्बोधनाइन यानी कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन निर्माण होता है, इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं तो SN1 में कार्बोकैटायन बनता है तो 3 डिग्री यानी तृतीय कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, जबकि SN2 रिएक्शन में क्या होता है आपका जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अभी हम इसको मैकेनिज्म भी करके देख लेते हैं, आप लोग इसको जरूर लिख लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा पेपर में क्या आता है पूछा जाता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको लिख लेना इसका। तो देखो यहाँ पे हम कहते हैं SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म, तो SN1 में अभी क्या बोला तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, तो 3 डिग्री को ही क्या करेंगे यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 R 2 R और 3 R, यहाँ पे क्या ले लिया हम लोगों ने, कोई हैलोजन यानी कोई कंपाउंड ले लिया है, और इसकी रिएक्शन इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो पद होता है हमारा बहुत स्लो होता है, धीमे होता है। क्या होता है आपका, ये पहला पार्ट है, 2 स्टेप में होती है ना, तो ये पहला स्टेप इसका प्रथम पद है, ये क्या है आपका प्रथम पद कह सकते हो उसको, क्या है आपका प्रथम पद यानी फर्स्ट स्टेप है आपका ये। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्लो रिएक्शन होती है, बहुत ही धीमी सी क्या होती है आपकी रिएक्शन ये होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है इनके बीच का, और इस पे क्या है आपका माइनस साइन आएगा, इस पे क्या होता है कार्बन पे प्लस आएगा, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना ऑब्वियसली इसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मान होता है वो क्या होता है आपका ज्यादा होता है। तो क्या होगा देखो, इस R पे क्या बन गया प्लस, तो ये बन गया कार्बोधनाइन, और X माइनस क्या हो गया आपका निकल गया। लेकिन दूसरे पद में क्या होगा आपका, जो ये कार्बोधनाइन बना है ना, इस कार्बोधनाइन से एक कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, इससे कोई क्या होगा नाभिक स्नेही आपका आएगा, जिसके ऊपर क्या होता है माइनस आवेश होता है, और क्या होता है इस माइनस इस प्लस से आपस में जुड़ करके ये आपका एक नया यौगिक का निर्माण, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है आपका। ये होती है आपकी एक प्रथम पद था, ये आपका क्या है द्वितीय पद है यानी कि सेकंड स्टेप है, यानी सेकंड स्टेप है आपका। जबकि हम लोग बात करते हैं SN2 रिएक्शन में, अगर बात करें ये है हमारी SN1 अभिक्रिया, और SN2 अभिक्रिया की अगर बात करते हैं तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें प्रथम यानी कि जो जिसकी मतलब ये कह सकते हैं कि जो एक ही मतलब प्रथम कोटि या 1 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री कंपाउंड होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या H, और अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दूं, यहाँ पे कोई हैलोजन कंपाउंड से करा दूं, किसके साथ करा दूं इसकी रिएक्शन, मान लो ये है, और इसमें क्या होता है जो नाभिक स्नेही होता है ना वो पहले ही पद में आ जाता है जुड़ने के लिए। इसमें क्या होता है आपका जो नाभिक स्नेही होता है वो पहले ही पद में आ जाता है, और पहले ही पद में क्या होता है इसके ऊपर जुड़ने की कोशिश करने लगता है, जबकि ये कहता है भाई ना तुम ना जोड़ो, क्योंकि हमारे पास 4 ही लोगों की क्षमता थी और 4 जोड़े हैं,
तो ये न्यूक्लियोफाइल कहता है अरे ना रे, ऐसी बात थोड़ी ना है, हम तुमसे ताकतवर हैं, तुम यहाँ से निकलो वरना लात मार के निकाल देंगे। ठीक है, लात मुझे मारेंगे वरना क्या, कहता नहीं एक काम करो व्यवस्था करते हैं। कैसी व्यवस्था करते हैं, तो देखो क्या क्या कह रहा है, कहते हैं एक काम करो तुम पीछे से आ जाओ, लगाना धक्का। जब भीड़ होती है तो क्या होती है, पीछे से बंदे आते हैं, पीछे से लड़के लगते धक्का लगाते हैं, और धक्का में बीच में जो लाइन ऐसी खिसक जाती है तो आगे से फटाक से क्या होता है, आगे जाकर लग जाते हैं। तो वही काम करना तुम कर लो। तो देखो क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा है इसके ऊपर कार्बन के पास, देखो ठीक है न्यूक्लियोफाइल, और हाइड्रोजन लगे थे इसके 3, तो तीनों के लगे इसके हाइड्रोजन और एक्स लगेगा। तो ये पीछे से न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। अब क्या होगा, जब पीछे से जो लग ही गया है तो लाइन में तो आ ही जाएगा, अब तो कुल मिला के उसको नंबर तो आ ही जाएगा। तो क्या होता है, ये एक ही पद में होता है, ये क्या होती है SN2 जो रिएक्शन आपकी है ये एक ही पद में आपकी हो रही है। तो एक ही पद है इसका, प्रथम पद यानी फर्स्ट स्टेप ही है, बस उसमें 2 स्टेप में, एक ही स्टेप के अंदर 2 स्टेप होते हैं। क्या होता है इस रिएक्शन में, जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना ये पीछे से अटैक कर रहा है ना, तो पीछे ही जुड़ेगा, ये क्या करेगा आपका पीछे ही जुड़ेगा। और अब ये हैलोजन क्या हो गया आपका, यहां से ये कैसे देखा गया, और हैलोजन क्या होगा आपका बाहर की ओर निकल गया। हैलोजन यानी कि जो भी कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा आपका बाहर निकल जाएगा। तो अगर आपसे SN2 पूछेगा तो SN2 वाली चीजें लिख देना, और अगर आपसे SN1 रिएक्शन पूछे तो आपको SN1 रिएक्शन वाली चीजें लिख देना है। और आपका 3 नंबर पक्के हैं क्योंकि ये पेपर में आना ही आना है। SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन, ऐसा हो नहीं सकता ये क्वेश्चन पेपर में आपके में ना आए। ठीक है, तो ये थी आपकी SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम इसके बाद में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसकी कुछ रिएक्शन और इंपॉर्टेंट होती है, उन्हीं रिएक्शन के बहुत कम बात करते हैं, वो भी एक ही साथ उनको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में। तो अब आपकी जो रिएक्शन है ना, जो सबसे ज्यादा पूछे जाती है पेपर में, ये वो रिएक्शन है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय के के साथ कराएं, KCN के साथ कराएं, AgCN के साथ कराएं, KNO2 के साथ कराएं, AgNO2 के साथ में कराएं, या फिर HNO3 के साथ में कराएं, तो क्या प्रोडक्ट हमारा क्या होगा बनता है। ठीक है, तो पहले एक एक करके समझो आप लोग। अगर कभी भी रिएक्शन क्या हो, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCOH और AgOH के साथ कराए तो क्या होगा, आप लोग कौन सा वाला जली यानी एक्वस KOH वाला। तो इस कंडीशन में आप लोग को बिल्कुल याद रखना क्या बात, पहले ग्रुप के एलिमेंट हैलोजन के साथ में निकलते हैं फिक्स है, तो क्या होगा K के साथ में X निकल जाएगा और OH इसकी जगह पे आके जुड़ जाता। तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल, क्या बनेगा आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और साथ में निकल जाएगा K के साथ में X या फिर Ag के साथ में X, तो AgX या फिर KX आपका बाहर निकल जाता है। तो क्या बना आपका एल्कोहल। फिर आता है आपका दूसरा रिएक्शन, क्या है KCN या NaCN के साथ में रिएक्शन का। फिर से काम हुई K के साथ X या फिर Na के साथ में X, ये तो फिक्स है। तो क्या होगा, बचा क्या CN बचा, तो CN क्या होगा R के साथ में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी कि RCN प्लस क्या हो जाएगा आपका KX या फिर NaX आपका निकल जाएगा। लेकिन यहां दिक्कत आ जाती है AgCN में। AgCN में क्या होता है, ये यहाँ पे देखो RCN मतलब एल्किल साइनाइड बना रहा है, ये क्या बना रहा है आपका एल्किल साइनाइड बना रहा है। जबकि अगर इसकी रिएक्शन AgCN के साथ करा दें, एक्चुअली CN जो होता है ना ये एम्बीडेंटल न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, ये उभयधर्मी क्या होता है नाभिक स्नेही कहलाता है। इसमें क्या होता है, इससे कार्बन भी जुड़ सकता है किसी से भी और नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है, इससे दोनों लोग जुड़ने वाले होते हैं, इसमें दोनों डोनर एटम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एम्बीडेंटल न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि Ag के साथ में X तो निकलना फिक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा R के साथ में आप CN नहीं लग के यहाँ क्या लगता है NC लगेगा, क्या लगता है NC, इसमें क्या होता है NC लगता है। तो ये बनाता है एल्किल साइनाइड और इसमें क्या बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो बिल्कुल याद रखने रिएक्शनों को बहुत ही ज्यादा ये पूछी जाती, कन्वर्जन में यूज सबसे ज्यादा इनका यूज भी किया जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आए समझ लो, कभी क्वेश्चन आए कि हमें क्या करना है एल्किल हैलाइड से सेकेंडरी अमीन बनाना, द्वितीयक अमीन बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा दो AgCN के साथ में तो ये बन जाएगा RNC, और फिर इसका करा दो अपचयन तो क्या बन जाएगा द्वितीयक अमीन आपकी बन जाएगी फटाक से। प्राइमरी अमीन बनाना तो KCN के साथ करा दो प्राथमिक अमीन बन जाएगा, द्वितीयक के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, फिर आपकी रिएक्शन आती है कि अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KNO2 के साथ में करा दी जाए, तो KNO2 जो यहाँ पे NO2 है ना ये भी एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, इसमें ONO और NO2 दोनों के फॉर्म में क्या होता है ये जुड़ जाता है। तो आपको याद रखना जब KNO2 और NaNO2 के साथ रिएक्शन कराता है तो इस कंडीशन में ये R के साथ जुड़ता है, O
ONO कौन जुड़ता है, ONO जुड़ता है, यानी ONO। लेकिन अगर वही और साथ में क्या हो, T के साथ तो X निकल रही है ना, लेकिन AgNO2 के साथ रिएक्शन अगर कराए आपकी तो बिल्कुल याद रखना Ag के साथ X और डायरेक्टली क्या होता है R के साथ क्या होता है NO2 आपका लग जाता है, तो क्या बन जाता है RNO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आपकी अमोनिया की रिएक्शन आपकी है। अमोनिया में क्या होता है, यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, अगर 2 कार्बन से 3 कार्बन का अमीन बनाना था, 2 कार्बन से 3 कार्बन का अमीन बनाना है तो पहले इसकी रिएक्शन कराओ KCl और फिर इसका अपचयन करा दो। लेकिन 2 कार्बन से 2 कार्बन की ही अमीन बनानी है तो उस कंडीशन में आपको रिएक्शन क्या होगी, एल्केल हैलाइड की रिएक्शन अगर अमोनिया से कराओगे तो अमोनिया एक्चुअली टूटता कैसा है, ये H और NH2 में क्या होता है, टूटता है। तो H के साथ में तो X निकल जाएगा, H के साथ में क्या निकलेगा L, क्योंकि ये चीज बिल्कुल याद रखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम, Ag, ये लोग और कहीं दिखे आपको कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग अगर देखें तो इनको सबसे पहले ही क्या कर दो, निकाल दो, बाकी जो बचा उसको जोड़ के प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो यहाँ से H तो निकल जाएगा और क्या R के साथ में कौन लग जाएगा, NH2, तो क्या होगा आपका RNH2 क्या बन गया, अमीन बन गया है। तो देखो एक बार फिर से देख लो, एल्केल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस यानी जली के उसके साथ कराया तो अल्कोहल बना। बहुत ज्यादा पेपर में पूछे, ऐसा शायद ही कोई साल का पेपर गया हो, किसी भी बोर्ड का पेपर गया हो कि शायद ये क्वेश्चन ना आया हो, शायद ही है कि ये क्वेश्चन ना आया हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एल्केल हैलाइड की अभिक्रिया एक्वस जली के उसके साथ कराने पर क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। देख लीजिएगा एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KH के साथ कराओ क्या बनेगा, तो एथिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। KCl के साथ कराएंगे तो एल्केल साइनाइड बनेगा, AgN के साथ कराएंगे तो एल्केल आइसोसाइनाइड बनेगा, KNO2 NO2 के साथ कराएंगे तो O नाइट्रोसो एल्केल नाइट्रोसो बनेगा, AgNO2 के साथ कराएंगे तो नाइट्रो एल्कीन बनेगा, अगर अमोनिया के साथ कराएंगे तो अमीन बनेगा। तो क्या बनता है आपका, अमीन बनता है। और आप लोग इस प्रकार से रिएक्शन करके ना लिखोगे ना तो सारी रिएक्शन आपकी बहुत आसानी से क्या हो जाती है, याद हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप भी इसको ही नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं रासायनिक प्रॉपर्टी में ही, ये थी हमारी कुछ SN1 SN2 की रिएक्शन थी। अब हम बात करते हैं अभी धातुओं के साथ अभिक्रिया, किसकी, धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब जो है वो हमें क्या पढ़ना है, एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि निराकरण अभिक्रिया। एक्चुअली निराकरण या एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, निकालना। तो यहाँ किसकी बात होगी, किसी को निकालने की बात होगी। किसको निकालने होगी, हेलोजन को। किसको निकालना होगा, यहाँ पे निकालने किसकी बात कर रहा है, हेलोजन। और किसको बात कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन को एक और अभिक्रिया नाम से जाना जाता है, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, बी मतलब निकालना है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को, हेलोजन मतलब हेलोजन, तो बी हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। देखो इसमें होता क्या है, जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, CH3 CH2 और Cl है। अगर रिएक्शन यहाँ पर मैं KOH के साथ करा दूं, किसके साथ कराऊं, KOH, और वो भी कौन सा, अल्कोहलिक। वहां लिया था जली, वहां पे लिया था जली, यहाँ पे क्या है, अल्कोहलिक केवल है। आप कहीं की रिएक्शन में एथिल अल्कोहल KOH लिख दे तो वो गलत नहीं है। अगर मान लो रिएक्शन पे लिखा हो, ऐसा लिखा हो C2H5OH और KOH लिखा हुआ हो और ये ना लिखा हो, तो मतलब भी यही रिएक्शन करानी है उसे, ठीक है। इस बात को आप लोग को समझना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये कहलाती है, इस रिएक्शन को एक और नाम से होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी बीटा निराकरण अभिक्रिया के नाम से भी क्या करते से जानते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़े कार्बन को क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। इसके पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। तो बीटा कार्बन पे अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भी तो 3 हाइड्रोजन है कि नहीं है, 2 हाइड्रोजन 1 3 हाइड्रोजन है। चाहो तो मैं तीनों एक इधर बना दूं, एक ऊपर बना दूं, तो भी तीनों हाइड्रोजन हो जाएंगे ना। तो एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या होता है कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और क्रियात्मक समूह का हेलोजन निकलता है। निकलेगा किसके साथ में, तो देखो K के साथ में Cl फिक्स है, K बॉन्ड टूटा तो क्या होगा, K पे प्लस और OH पे माइनस। तो ये OH क्या होता है, इस वाले बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है। तो H पे क्या आता है, प्लस, और कार्बन पे क्या आता है आपका, माइनस आता है ना। तो ये क्या करता है, ये प्लस H प्लस इस OH माइनस के साथ में क्या करता है, जल निकल जाता है। क्या निकल जाता है आपका, वाटर निकल जाएगा। और वाटर निकलेगा तो देखो क्या बनेगा आपका, देखो जरा, CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH2। लेकिन CH2 इस वाले कार्बन पे क्या है, माइनस साइन है। और देखो इस वाले कार्बन पे जब बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन पे माइनस, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा,
प्लस चिन्ह आ जाएगा। और क्या निकला, T के साथ में Cl निकला है, और क्या निकला, H के साथ में क्या निकला, OH। और जब भी H और OH मिलते हैं तो क्या बनता है आपका, जल बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, जल का फॉर्मेशन आपका हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, अब देखो जरा यहाँ पे CH2 पे माइनस इस प्लस, और प्लस माइनस से क्या मिलता है आपका, एक बंध का निर्माण होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्कीन का निर्माण आपका हो जाता है। ये तो चलो सिंपल थी, लेकिन बात समझने वाली बात यहाँ पर आती है। जैसे मान लो लिखा CH3, C पे लिखा ClH, CH2 और CH3। इसकी रिएक्शन भी हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, मान लो KOH के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, KOH के साथ कराना। अब क्या बनेगा, तो फिर से वही काम, एल्कीन ही बनना है। लेकिन बनना क्या, देखो क्रियात्मक से ये अल्फा कार्बन, और अल्फा से ए भी तो जोड़ा तो बीटा, ए भी तो जोड़ा तो बीटा, अब दो बीटा कार्बन आ गए। अब यहाँ पर क्या होगा, तो इस बात को आप लोग समझो कि यहाँ पर क्या होगा कि जब भी ऐसा कोई कंपाउंड हो जाए जिसके पास दो बीटा कार्बन हो, तो यहाँ पे लगता है आपका सेटजेफ रूल। यहाँ क्या लगता है आपका, सेटजेफ रूल। और सेटजेफ रूल कहता है कि हम उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। क्या है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है आपकी, कम है। चाहे वो एल्कोहल होता और चाहे क्या हो आपका यहाँ पर एल्किल हैलाइड हो, दोनों एक ही कंडीशन। सेटजेफ रूल कहता है, ये कहता है गरीब और गरीब बनाओ, कौन से, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है उसको और कम कर दो। तो देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो मैं इसको ऐसा लिख लूंगा, तो क्या होगा, K के साथ में Cl और OH के साथ में AH, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यही उसका अधिकतम यानी मेजर वाला क्या होगा आपका उत्पाद होगा। तो क्या बनेगा, देखो CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब जहां से ये गया और ये गया, तो इनके बीच में क्या बना गया, एक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड किसमें बदल गया आपका, डबल बॉन्ड। तो ये 4 कार्बन था, तो 4 कार्बन का क्या बन गया आपका, ब्यूटीन। क्या बन गया आपका, ब्यूटीन, क्योंकि सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है। और साथ में KOH और KCl और H2O तो निकलना ही है। तो क्या निकलेगा, KCl प्लस H2O तो आपका निकलेगा ही निकलेगा। तो ये थी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन की हम लोग जो बात करते हैं, खासकर इसमें सेटजेफ रूल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या होती है, इसकी हेलो एरिन की रिएक्शन की बात करते हैं। और हेलो एरिन की रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ करा देते हैं, इसकी मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, क्लोरोबेंजीन है। और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जो होती है, अगर हम लोग बात करें इसकी रिंग बलाई यानी कि एरोमेटिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये कुछ 5 प्रकार की रिएक्शन देती है। इस रिएक्शन को हैलोजनीकरण, क्योंकि हैलोजन का रिएक्शन करा रहे हैं, तो हैलोजनीकरण। कंसंट्रेशन नाइट्रिक अम्ल की कराते हैं नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण। ये दोनों जो रिएक्शन, ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रियाएं आपकी हैं। तो आपको क्या करना, अगर याद रखना कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम लोग क्या कराएं, निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराएं, तो क्या होता है, एक्चुअली जो क्लोरोबेंजीन होता है ये क्लोरीन को या फिर कोई भी कंपाउंड को अपने या तो ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ता है या पैरा पोजीशन पे जोड़ता है। अब आप कहो कैसे सर ऑर्थो कैसे पैरा कैसे हम पहचानेंगे, तो आप लोग के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रहा हूं, जो आपका केवल 4 मिनट का वीडियो, आप लोग क्लियर हो जाएंगे उससे किस प्रकार से ऑर्थो पैरा आपको पता लगता है, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड ऑर्थो एंड पैरा, बहुत ही सिंपल सा वीडियो डाला, एक बार सीख लोगे तो कभी नीट जेईई में कुछ में भी क्वेश्चन आएगा फटाक से कर लोगे। अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक, उसको एक बार देख लेना बस, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, तो ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डाइएक्टिंग आपका ग्रुप होता है। तो देखो क्या करेगा, जैसे ये क्या होगा, तो एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार क्या होगा आपका पैरा पे। कौन जुड़ेगा, ये क्लोरीन। ऑर्थो पोजीशन कौन सी कराती है, ये वाली बगल वाली जो और ई पोजीशन होती है कहते हैं ऑर्थो, ये वाली मेटा, ये नीचे वाली सबसे जो नीचे वाली होती है क्या कहते हैं हम लोग, पैरा कहते हैं। तो एक बार ऑर्थो क्लोरो और एक बार आपका क्या बनेगा, पैरा क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन, आपका डाइक्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसमें भी जो पैरा वाले कंपाउंड होंगे ना, जितने भी सारे पैरा वाले कंपाउंड होंगे, यही क्या होते हैं, मेजर यानी कि अधिकतम में बनते हैं। और जो ऑर्थो वाले कंपाउंड होते हैं कम यानी कि निम्न यानी कि माइनर में क्या बनते हैं, ये प्रोडक्ट आपके बनते हैं। इसमें भी क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, बेंजीन के हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन के साथ में Cl निकल के क्या जुड़ जाएगा, ऑर्थो पे एक बार CH3 एक बार पैरा पे CH3 जुड़ जाएगा। तो देखो जरा
यहाँ पे Cl है तो एक बार ऑर्थो पे CH3 और एक बार क्या होगा आपका पैरा पर CH3 आपका लग जाएगा। ठीक है, ये फिर से क्या होगा आपका अधिकतम वाला बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन, पैरा ऑर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन, या फिर आईयूपीएसी नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 2 3 4 1 क्लोरो 4 मेथिल, मैं आईयूपीएसी लिख दे रहा हूं उसका 1 क्लोरो 4 मेथिल और बेंजीन। तो ये क्या बनता है आपका मेजर में, क्या बनता है ये आपका अधिकतम में बनता है। यहां देखो CH3 लग गया था, HCl निकल गया, इसमें क्या होगा Cl निकल जाएगा तो COCH3 लगेगा, इसमें क्या लगेगा आपका COCH3 लग जाएगा। तो एक बार क्या होगा ऑर्थो पे COCH3, एक बार क्या होगा आपका पैरा पे COCH3 लग जाएगा आपका, एक बार आपका क्या होगा पैरा पे COCH3 लग जाएगा। और जो COCH3 लगा होता है इस बेंजीन के ऊपर अगर COCH3 लगा होता है इसे कहते हैं एसीटोफिनॉन, इसे क्या कहते हैं एसीटोफिनॉन। तो ये ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनॉन, ये पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो ये ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनॉन, ये हो जाएगा आपका पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन कराते हैं तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो रिएक्शन कराते हैं ये कहलाती है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। ये क्या कहलाती है आपकी सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है SO3H जुड़ता है, इसमें क्या टूटता है एक्चुअली ये जुड़ता है OH और SO3H प्लस ये माइनस। तो यहां से H निकलेगा तो HOH जल निकल जाएगा और क्या होगा SO3 क्या होता है आप उसके ऊपर क्या हो जाता है जुड़ जाता है CHSO3H और एक बार आपका क्या होगा पैरा पर SO3H जुड़ जाएगा। तो ये क्या होगा SO3H। इसका नाम बहुत अच्छे से याद रखना, ये कहलाती है सल्फोनोबेंजीन। ये क्या कहते हैं सल्फोनिक बेंजीन कहलाती है। तो ऑर्थोक्लोरो सल्फोनोबेंजीन और पैरा क्लोरो सल्फोनोबेंजीन। ठीक है, तो मैं इसका लिख देता हूं आपका पैरा क्लोरो सल्फोन बेंजीन। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होगा HNO3 जो होता है ना ये टूटता है तो बनाता है OH माइनस और NO2 प्लस। तो इसमें क्या होता है NO2 प्लस क्या करता है इसके ऊपर जुड़ेगा। तो NO2 प्लस जुड़ेगा तो क्या होगा आपकी बार क्लोरीन ऑर्थो पे कौन लग गया आपका NO2 और एक बार क्या लग जाएगा आपका पैरा पर NO2 लग जाएगा। ये रिएक्शन आपको इसी चैप्टर में ही देखने मिली, ये रिएक्शन आपको हर चैप्टर में देखनी है। हेलोअरीन में देखनी है, फिनॉल में देखनी है, बेंजल्डिहाइड में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, एनिलीन में देखने को मिलेगी। तो इन रिएक्शन को होना यही है, होना इनका यही है। बस आपको क्या है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की जगह पे OH लग जाएगा तो फिनॉल का काम यही है, काम नहीं बदलेगा। तो आपको ये रिएक्शन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छे से याद रखना। काम करने का जो रिएक्शन का ये वही होगा आपको। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसका होता पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो आपको इन रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद रखना है। हैलोजनीकरण अगर पूछे तो ये वाली रिएक्शन यानी Cl2 निर्जल AlC FeCl3 तो ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट दो रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन यानी एसिलीकरण अभिक्रिया होती है। सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण एक है आपकी अभिक्रियाएं होती हैं। इनको आप लोग इस तरीके से बना लो ना, शॉर्ट में क्या होता है आपको रिवाइज करने में क्या होता है फायदा मिल जाए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है याद रख सकते हैं। ठीक है, इनको भी नोट कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। ठीक है, अब इसके बाद एक ही रिएक्शन और रहेगी तो उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हेलो एल्किन और हेलो एरीन कि इस चैप्टर में आप लोग को इतनी ही चीजें याद रखनी है। इसी से आपका जो भी क्वेश्चन है, इसी से बाहर से एक भी क्वेश्चन आप पर नहीं जाएगा।
ठीक है। तो आपको इतनी चीजें बहुत अच्छे से याद रखना है, बस इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको इतने ही का ही रहेगा जितना मैंने ये आप लोग को वन शॉट वीडियो में इतना पढ़ाया हुआ है। बस एक चीज है, क्लोरोफॉर्म के बारे में थोड़ा कभी शायद ही पूछ ले कोई बोर्ड में, वैसे तो है नहीं, आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, लेकिन अगर पूछ ले तो नाम याद रखना, डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो एथिन इसका नाम होता है। साथ में इसका अगर इसका यूजेस पूछ सकता है, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो वैसे तो ये बैन हो गई है, कहीं पे अब नहीं इसका यूज होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होती थी, इसको बैन कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन पूछ ले तो मच्छर वगैरह मारने वगैरह की जो होती थी ना, अगर आप लोगों ने बचपन में देखा हो, एक साइकिल मोहल्ले में एक गाड़ी आती, पट 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 की आवाज करती तो एक धुआं निकलता था उसका, तो घरों में घुस जाता था, जिससे क्या होते जो मच्छर वगैरह होते मर जाते थे। यानी कि कुल मिला के एंटीसेप्टिक के रूप में क्या करता था, इसका उपयोग किया जाता। साथ में इसमें फसलों में भी डाला जाता था, फसल में जो कीड़े वगैरह होते थे वो मर जाते थे, तो जिसमें क्या होगा बाद में फसल वगैरह की वजह से फसल जो थी वो भी बीमार होने लगी, मतलब क्योंकि डीडीटी डिस्ट्रॉय नहीं होता, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज बहुत ही रेयर होते हैं, तो वो हो पा नहीं पाता था, तो उससे क्या होती थी और ज्यादा पॉइजनस फैलती थी, जिसकी वजह से क्या करती है गवर्नमेंट के द्वारा उसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें और रखना। अगर हाँ कोई डाउट हो, कोई भी चीज हो, आप लोगों ने कमेंट कर देना है। और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग को जरूर कमेंट करके बताना है, अगर आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखा। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, आप लोग मेरे सारे लेक्चर के अगर वन शॉट देखते हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे और नंबर पेपर में अच्छे ही लाओगे। 85+ तो आप लोग नंबर आसानी से ला सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मेरे से पूछ ही सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपको जय श्री राम। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तो आप लोग चैनल के साथ में जुड़े रहिए, और हाँ वीडियो को दूसरे अपने फ्रेंड वगैरह शेयर करो, उन लोगों को कहो कि जुड़े हैं, देखिए वीडियो, उनके भी नंबर आए अच्छे और आपके तो अच्छे आए ही आए। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।